हेलो फ्रेंड, मैं विमल अग्रवाल। वेलकम टू फार्मेसी क्लासेस। वॉच वीडियो फॉर स्ट्रॉन्ग वेज क्लियर डाउट्स बाय फार्मेसी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में एक टॉपिक के बारे में डिटेल में जानेंगे जो कि डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर के हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी सब्जेक्ट से है। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि हमने इस चैनल पर कई सारी ऐसी वीडियो अपलोड की हैं जिसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर सब्जेक्ट में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख लो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। हम इस चैनल पर आने वाले टाइम में उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर ही वीडियो लेके आएंगे डिटेल में, और वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस कवर हो जाने के बाद हम इसी चैनल पर डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट को लेकर सारे टॉपिक्स पर डिटेल में वीडियो बनाएंगे, जिसमें आप उन वीडियोस को देखकर भी अपनी डिप्लोमा इन फार्मेसी मतलब डी फार्मा की कंप्लीट स्टडी अच्छे से कर सकते हैं ऑनलाइन। अच्छा, मैं आपको यहाँ एक और बात क्लियर करना चाहता हूँ जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। आपसे मेन एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो दोनों लैंग्वेज में पूछे जाते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश। तो आप आंसर भी दोनों लैंग्वेज में दे सकते हैं, बट ये कंडीशन केवल यूपीबीटी मींस उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन वाले स्टूडेंट के लिए ही है। मतलब जो स्टूडेंट डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहे हैं और उनका डिप्लोमा इन फार्मेसी का एफिलिएशन जो है, अप्रूव्ड जो है, उनको उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से मिला हुआ है, तो उनके मेन एग्जाम के क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आते हैं। बाकी के बोर्ड इंग्लिश में ही एग्जाम कराते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है कम्युनिकेबल डिजीज। अच्छा, इस टॉपिक पर कई तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे व्हाट इज कम्युनिकेबल डिजीज, एक्सप्लेन एनी टू कम्युनिकेबल डिजीज, या फिर ऐसे भी पूछ लिया जाता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एनी टू डिजीज। जैसे यहाँ पर बता दिए जाएंगे चिकन पॉक्स, वूपिंग कफ, ट्यूबरक्लोसिस एंड एड्स। ये सारी की सारी डिजीज कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं। तो आपको इनको बताने से पहले सबसे पहले आपको यहाँ पर कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में बताना है कि कम्युनिकेबल डिजीज होती क्या है, उसकी डेफिनेशन बतानी है, उसके बाद में देन क्वेश्चन बताना है। तो किसी तरीके भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कम्युनिकेबल डिजीज से, चाहे डिजीज डायरेक्ट पूछ ली जाए या फिर कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पूछ लिया जाए, सबसे पहले आपको डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज बतानी है, उसके बाद में यहाँ पर डिजीज के बारे में बताना है। तो देखो, अगर दूसरे क्वेश्चन को देखें तो इसमें बता रहा है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एनी टू कम्युनिकेबल डिजीज। मतलब 4 डिजीज दी गई हैं, इनमें से कोई भी 2 डिजीज के बारे में हमको यहाँ पर बताना है। पहले डेफिनेशन कम्युनिकेबल डिजीज, फिर इन डिजीज को डिटेल में या शॉर्ट नोट एक्सप्लेन कर देना है। सबसे पहले देख लेते हैं कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है। क्या होती है कम्युनिकेबल डिजीज? तो वो डिजीज जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से फैलती हैं, पर्सन टू पर्सन। एक पर्सन को अगर कोई बीमारी है और वो दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आ रहा है और उस पर्सन से दूसरे पर्सन को जो बीमारी हो जाए, उन डिजीज को कम्युनिकेबल डिजीज बोला जाता है। मतलब एक डेफिनेशन तो बताती है, कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीज होती हैं जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट कर जाती हैं, स्प्रेड कर जाती हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से या फिर इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आने से। अच्छा, डायरेक्ट कांटेक्ट क्या है? एक पर्सन है दूसरे पर्सन से बात कर रहा है या फिर हाथ मिला रहा है उससे, तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ, डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से फैल रही हैं। और एक इनडायरेक्ट कांटेक्ट, इनडायरेक्ट कांटेक्ट मतलब मीडिएटर, जैसे कि एक इन्फेक्टेड पर्सन है जिसने कोई वस्तु मतलब कोई आर्टिकल यूज़ किया है, जैसे कि मान के चलो कोई बुक या कोई पेन उसने यूज़ किया है अपने अंडर में, उसने वो यूज़ किया है पेन, और दूसरा जो कि स्वस्थ व्यक्ति है वो उस पेन को या उस बुक को अगर यूज़ कर रहा है तो उस बुक पर जो बैक्टीरिया होगा, आया कहाँ से बैक्टीरिया? क्योंकि इन्फेक्टेड पर्सन ने वो बुक यूज़ की थी, तो वहाँ से वो बैक्टीरिया उस बुक पर आया, और अब वो बुक कोई दूसरा पर्सन यूज़ कर रहा है जिसको कोई बैक्टीरिया वायरस नहीं है, तो वो बैक्टीरिया वहाँ से उधर की साइड में ट्रांसमिट कर जाता है। ठीक है, तो एक तो ये डेफिनेशन है सिंपल, डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से फैलती है कम्युनिकेबल डिजीज। दूसरी डेफिनेशन बताती है कि कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीज होती हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉज होती हैं, मींस कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस एंड प्रोटोजुआ से कॉज होने वाली मेडिसिन को कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन क्या होता है? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन मीन्स ऐसा इन्फेक्शन जो कि रेस्पिरेटरी में हो रहा है उसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कहते हैं। अब इन्फेक्शन क्या होता है? इन्फेक्शन कॉज होता है हमको बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से।
इन्फेक्शन कॉज होता है बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तो उसको हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलेंगे। अच्छा, इनमें जितने भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी में जितने भी इन्फेक्शन होते हैं, इनको या तो बैक्टीरिया कॉज कर रहा है, या वायरस कॉज कर रहा है, या फिर कोई प्रोटोजोआ कॉज कर रहा है। तो ये सारे की सारे इन्फेक्शन आएंगे कौन सी डिजीज में आएंगे? कम्युनिकेबल डिजीज में। कम्युनिकेबल डिजीज में क्यों आएंगे? क्योंकि हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, वो कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं जो कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से कॉज होती हैं। तो यहाँ पर इन्फेक्शन जो कॉज होता है हमें, ये भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से ही कॉज होता है। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन को कॉज करता है। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर डिजीज को देख लेते हैं। तो डिजीज जो है वो डिजीज है यहाँ पर चिकन पॉक्स। तो हम चिकन पॉक्स के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। अच्छा, चिकन पॉक्स क्या होता है? जनरल फैमिलियर डिजीज है, आप सब भी जानते होंगे कि चिकन पॉक्स क्या है। वैसे हम यहाँ पर चिकन पॉक्स का कॉजेटिव एजेंट देखेंगे, उसके बाद में ट्रांसमिशन देखेंगे, उसके बाद में कंट्रोल एंड प्रिवेंशन देखेंगे। अच्छा, कॉजेटिव एजेंट का मतलब होता है कि चिकन पॉक्स किन किन वजह से कॉज हो रही है, हमें होती किस वजह से है चिकन पॉक्स। तो चलिए देर न करते हुए इसको देख लेते हैं। चिकन पॉक्स और वेरिसेला इज ए हाईली इन्फेक्शन डिजीज। इट इज कॉज्ड बाय वेरिसेला जोस्टर वायरस। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय वेसिकुलर रेसिस विच मे बी accompanied by fever and malaise। तो यहाँ पर बता रहा है चिकन पॉक्स जो है उसका दूसरा नाम वेरिसेला नाम से भी जाना जाता है, और वो हाईली इन्फेक्शन डिजीज है, मतलब जल्दी से स्प्रेड होती है। अगर एक पर्सन को है और उस पर्सन के कांटेक्ट में कोई दूसरा पर्सन आता है तो उसको भी वो डिजीज जल्दी से कॉज हो जाएगी। उसके बाद अगर कॉजेटिव एजेंट की बात करें कि किस वजह से होता है, तो ये एक वायरस होता है। जब वो वायरस हमारे बॉडी के अंदर पहुंचता है, मतलब रेस्पिरेटरी में पहुंच जाता है, तो यहाँ पर हमें चिकन पॉक्स कॉज होती है। उस वायरस का नाम क्या है? वेरिसेला जोस्टर वायरस। इस नाम का वायरस हमारे बॉडी के रेस्पिरेटरी सिस्टम में पहुंच के ये डिजीज को कॉज करता है। उसके बाद बता रहा है कि इसके सिम्टम्स क्या आते हैं, इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि चिकन पॉक्स हो गया है। तो इसके सिम्टम्स आते हैं वेसिकुलर रेसिस। हाँ, वेसिकुलर रेसिस हमको नजर आएंगे। अभी आपको स्क्रीन पर वेसिकुलर रेसिस का डायग्राम दिख रहा हो, देख लीजिए आप। इस तरीके के वेसिकुलर रेसिस होते हैं। जब हमें चिकन पॉक्स बीमारी होती है तो हमारे बॉडी के ऊपर ये वेसिकुलर रेसिस आने लगते हैं, और उसके साथ साथ ही हमें बुखार भी आएगा, और मलाइस मतलब हमें अस्वस्थ लगने लगेगा, अस्वस्थ रहेंगे हम। उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं जो कि है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब होता है स्प्रेड होना, ट्रांसमिट होना, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये चिकन पॉक्स नाम की बीमारी कैसे फैलती है, कैसे ट्रांसमिट होती है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। चिकन पॉक्स प्राइमरली अकर इन चिल्ड्रन अंडर 10 ईयर ऑफ एज। द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इज ए केस ऑफ चिकन पॉक्स। तो यहाँ पर सीधा बता रहा है कि चिकन पॉक्स जो होती है ज़्यादातर किस तरीके के पेशेंट में या किस तरीके के पीपल में, व्यक्ति में देखी गई है। तो ये ज़्यादातर छोटे बच्चों में देखी गई है। 10 साल के बच्चे होते हैं, 10 साल तक या फिर 10 साल से कम के जो बच्चे होते हैं उनमें ये बीमारी ज़्यादा देखी गई है। उसके बाद बता रहा है कि किस वजह से कॉज होती है। अब पॉजिटिव एजेंट क्या है? अच्छा, पॉजिटिव एजेंट हमने बताया था कि वायरस पॉजिटिव एजेंट है, ठीक है, वायरस पॉजिटिव एजेंट है। बट जब ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव एजेंट वो पर्सन भी बन सकता है जिसको ये बीमारी है। समझ रहे हो आप मेरा बोलने का मतलब जिस पर्सन को बीमारी है वो भी तो एक पॉजिटिव एजेंट ही हुआ हमारे लिए। अगर वो पर्सन किसी दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आएगा तो खुद को तो है वो बीमारी, दूसरे को भी वो कॉज करेगा, तो वो भी तो पॉजिटिव एजेंट हुआ कॉज करने के लिए बीमारी को। उसके बाद हम देख लेते हैं इट इज ट्रांसमिटेड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एंड ड्रॉपलेट न्यूक्ली। अच्छा, ये ट्रांसमिट कैसे होती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे पहुंचती है? तो पहुंचती है, इसका मेन जरिया क्या है? ड्रॉपलेट और ड्रॉपलेट न्यूक्ली के थ्रू फैलती है। तो ड्रॉपलेट और ड्रॉपलेट न्यूक्ली क्या होते हैं, कहाँ से निकलते हैं और किस तरीके से ये फैला देते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, उसको जान लेते हैं। तो देखो, ड्रॉपलेट और ड्रॉपलेट न्यूक्ली में इतना ही फर्क है, ड्रॉपलेट छोटी होती हैं और ड्रॉपलेट बड़ी होती हैं और ड्रॉपलेट न्यूक्ली ड्रॉपलेट से छोटी होती हैं। अच्छा, निकलती कब है? जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन स्नीजिंग, कफिंग या टॉकिंग करता है, बातें कर रहा है, या उसको खांसी आ रही है या फिर छींकें आ रही हैं उसको, तो जब वो छींकता है, खांसता है या फिर बातें करता है तो उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम से कुछ ड्रॉप्स जनरेट होती है, कुछ ड्रॉप्स
निकलती हैं छोटी छोटी ड्रॉप्स। ड्रॉपलेट मतलब बड़ी होंगी, ड्रॉपलेट न्यूक्ली मतलब छोटी छोटी भी ड्रॉप निकलती हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ड्रॉप निकलती हैं, छोटी होती है उनको ड्रॉपलेट न्यूक्ली बोल दिया, बड़ी होती है उनको ड्रॉपलेट बोल दिया है। तो वो स्नीजिंग करते समय जब वो ड्रॉप निकलती हैं, अच्छा दोनों में फ़र्क क्या है ड्रॉपलेट और ड्रॉपलेट न्यूक्ली में? ये तो फ़र्क है ही है कि एक बड़ी होती है ड्रॉपलेट न्यूक्ली, सॉरी ड्रॉपलेट बड़ी होती है और ड्रॉपलेट न्यूक्ली छोटी होती है, ये तो फ़र्क है। उसके बाद में दूसरा फ़र्क ये भी है कि जो ड्रॉपलेट होती है वो ज़्यादा दूरी तक स्प्रेड नहीं कर सकती है, फैल नहीं सकती है, थोड़ी ही दूरी पर जाके वो क्या करती है, वो गिर जाती है। बट ड्रॉपलेट न्यूक्ली काफ़ी दूर तक स्प्रेड कर सकती है, क्योंकि वो हल्की होती है, छोटी होती है, तो वो दूर तक स्प्रेड कर जाती है। अच्छा, जैसे ही एक स्वस्थ पर्सन इस ड्रॉपलेट को अपने अंदर इनहेल करता है, ड्रॉपलेट किससे निकल के आई? इन्फेक्टेड पर्सन से निकल के आ रही हैं। अगर इन्फेक्टेड पर्सन से वो ड्रॉपलेट निकल के आ रही हैं और एक स्वस्थ व्यक्ति उन ड्रॉपलेट को अपने अंदर इनहेल कर लेता है, तो उसको भी वही डिजीज़ जनरेट हो जाएगी, वही बीमारी हो जाएगी। तो सिंपल सा समझ में आया। ट्रांसमिट करने का तरीका क्या है? ट्रांसमिट कौन करता है इस बीमारी को? ट्रांसमिट करता है ड्रॉपलेट और ड्रॉपलेट न्यूक्ली, ये ट्रांसमिट करती हैं चिकन पॉक्स को। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें ऑल्सो इट कैन बी ट्रांसमिटेड बाय पर्सनल कॉन्टैक्ट। अच्छा, पर्सनल कॉन्टैक्ट में आने की वजह से भी फैल सकता है, जो कि मैंने पहले ही बताया था। यहाँ पर तो ड्रॉपलेट फैला रही हैं, बट किसी के पर्सनल कॉन्टैक्ट में हम आ रहे हैं, पर्सनल टच में अगर आ रहे हैं, तो भी ये चीज़ें स्प्रेड हो जाती हैं, ट्रांसमिट हो जाती हैं। उसके बाद इट कैन ऑल्सो क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर। अच्छा, ये भी बता रहा है कि ये जो वायरस होता है जिसका नाम क्या है, वेरिसेला जोस्टर वायरस, ये प्लेसेंटल बैरियर को भी क्रॉस कर लेता है। अच्छा, प्लेसेंटल क्या है? प्लेसेंटल क्या है? प्लेसेंटल बैरियर क्या है? इसको जानने से पहले हम प्लेसेंटा के बारे में जानते हैं, क्योंकि उसी में होता है प्लेसेंटल बैरियर। तो देखो यहाँ पर सिंपल सा है, प्लेसेंटा के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा is an organ that develop in your यूटेरस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अच्छा, जो लेडी प्रेग्नेंट होती है, या ये बोलो प्रेगनेंसी के समय, ये एक ऐसा ऑर्गन है जो कि प्रेगनेंसी के समय हमारे यूटेरस मींस कि गर्भाशय में क्या होता है, डेवलप होता है। अच्छा, इसका काम क्या होता है? वर्क देखो, वर्क है इसका, इज प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स योर ग्रोइंग बेबी एंड रिमूव वेस्टेज प्रोडक्ट फ्रॉम योर बेबी ब्लड। तो इसका काम केवल यही है कि जो यूटेरस मतलब गर्भाशय में जो प्रेग्नेंट लेडी है, उसके गर्भाशय में, उसके यूटेरस में जो बेबी है, जो न्यूबॉर्न बेबी है, उस तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना, जिससे वो बेबी क्या कर सके, डेवलप कर सके, ग्रो कर सके, और वहाँ के उस बेबी के ब्लड से कुछ वेस्टेज मटेरियल को वहाँ से लेके आना, केवल यही काम है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर प्लेसेंटा दिख रहा होगा, और यहाँ पर यूटेरस में ये जो बेबी है ये दिख रहा है, जिसको फीटस भी बोलते हैं हम, बेबी को जो कि यूटेरस में होता है उसको फीटस भी बोलते हैं। अच्छा, इन दोनों के बीच में एक अम्बिलिकल कॉर्ड दिख रहा होगा जो कि जरिया बनता है। प्लेसेंटा का काम ये है कि ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना, कहाँ तक, बेबी तक, बट लेके कौन जाता है, जरिया कौन बनता है, मीडिएटर कौन बनता है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड बनता है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड में होते हुए यहाँ बेबी तक पहुँच पाता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स, कहाँ से, प्लेसेंटा से। अच्छा, प्लेसेंटा में ही क्या होता है, प्लेसेंटल बैरियर होता है, जिसके बारे में हम यहाँ पर ट्रांसमिशन में बात कर रहे हैं कि प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर देता है, प्लेसेंटल बैरियर को ये जो वायरस है। अच्छा, क्रॉस कर देगा प्लेसेंटल बैरियर को और फीटस में पहुंच जाएगा, मींस कि बेबी में पहुंच जाएगा, तो उस बेबी को भी इन्फेक्ट कर देगा ये जो वायरस है, और उस बेबी को भी क्या हो जाएगा, चिकन पॉक्स हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये यहाँ पे बता रहा है कि इनफेक्ट द फीटस मतलब वो बेबी, जो प्रेग्नेंट लेडी के यूटेरस में जो बेबी है उसको हम फीटस बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, द रूट ऑफ एंट्री ऑफ वायरस इज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सिंपल, कहाँ से एंटर करता है बॉडी के अंदर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से। ठीक है। उसके बाद में हम नेक्स्ट हेडिंग लेंगे यहाँ पर, वो है कंट्रोल एंड
प्रिवेंशन, मतलब इसकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं। तो इसकी रोकथाम करने के लिए सीधा सा बता रहे हैं यहाँ पर, देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर चिकन पॉक्स, कंट्रोल मेजर आर। कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसका नहीं है चिकन पॉक्स का, बट हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? पहला पॉइंट बता रहा है कि नोटिफिकेशन प्रोवाइड करा के हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको कुछ नोटिफिकेशन प्रोवाइड करानी है, मतलब कुछ चीज़ों से उसको अवेयर करना है, कुछ चीज़ें उसको बतानी है कि उसको किस तरीके से अपने आप को रखना है, किस चीज़ से टच करना है, किस चीज़ से टच नहीं करना है, और अपने आप को आइसोलेट करके रखना है, किसी गैदरिंग में नहीं जाना है, किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना है उसको। तो मतलब कुछ नोटिफिकेशन इसी डिजीज़ से रिलेटेड कुछ जानकारी उसको हम प्रोवाइड कराएंगे, जिससे वो भी हमारी हेल्प करेगा इस डिजीज़ को स्प्रेड ना होने के लिए। ठीक है। सेकंड पॉइंट है आइसोलेशन फॉर 6 days आफ्टर द ऑनसेट ऑफ रेसेस। तो सिंपल है, उस पर्सन को हम 6 दिन के लिए क्या करेंगे? आइसोलेट करके रखेंगे। कब करेंगे ऐसा? जब हमें उसके रेसेस, मतलब जो वेसिकुलर रेसेस जो आते थे बॉडी के ऊपर, जैसे ही हमको वो देखने को मिलेंगे तो हम उस पर्सन को क्या कर लेंगे? आइसोलेट कर लेंगे 6 days के लिए। उसके बाद में डिसइंफेक्शन ऑफ आर्टिकल कंटामिनेटेड बाय नोज एंड थ्रोट डिस्चार्ज। सिंपल है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है जब भी वो छींकेगा या टॉकिंग करेगा, बातें करेगा, छींकेगा, खांसेगा, तो उसके मुंह से जो ड्रॉपलेट निकलती हैं, और वो जो आर्टिकल यूज़ कर रहा है, आर्टिकल मतलब कोई भी वस्तु इन्फेक्टेड पर्सन यूज़ कर रहा है, जैसे कि मान के चलो कुछ बुक है, कोई टेबल है, इन सबको तो यूज़ करेगा ही करेगा वो। और भी बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, मतलब कोई भी वस्तु को जो यूज़ कर रहा है वो, और वो जब छींक रहा है, बातें कर रहा है, या कफिंग कर रहा है, खांसी कर रहा है, तो जितने आर्टिकल हैं उन पर वो ड्रॉपलेट क्या करेगी? पहुंच जाएगी। और जब ड्रॉपलेट उन आर्टिकल पर पहुंच जाएगी तो वहाँ पर सिंपल सा है कि वायरस भी पहुंच चुका है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम जो भी आर्टिकल यूज़ करें, जो वो पर्सन यूज़ कर रहा है, उसके आर्टिकल को अगर हम यूज़ करेंगे तो उसको डिसइंफेक्टेंट कर लेंगे हम, किसी सैनिटाइज वगैरह या कोई भी लिक्विड यूज़ करके उसको डिसइंफेक्टेंट कर लेंगे, जिससे उसके अंदर उस आर्टिकल पर कोई भी वायरस बैक्टीरिया न रहे। तो ठीक है, नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करते हैं जो कि है प्रिवेंशन में। फॉर प्रिवेंशन के लिए क्या करेंगे हम? वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन नाम की वैक्सीन आती है, जो कि उस पर्सन को हम प्रोवाइड कराएंगे। कब प्रोवाइड कराएंगे? इट इज़ गिवन विद इन 72 आवर्स ऑफ एक्सपोजर, या फिर 3 days ऑफ एक्सपोजर। जैसे ही हमको वेसिकुलर रेसेस दिखते हैं, उसके सिम्टम्स दिखने लगते हैं और हमें पता चलता है कि इस पर्सन को चिकन पॉक्स नाम की बीमारी हो चुकी है, जैसे ही पता लगता है उसके 3 दिन के ड्यूरेशन में हमको एक वैक्सीन प्रोवाइड करा देनी है उसको, जिसका नाम है वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन नाम की वैक्सीन प्रोवाइड करा देनी है। यही इसका एक ट्रीटमेंट है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूँगा आपको कि जो वैक्सीन होती हैं वो आखिर क्या करती हैं। वैक्सीन, जितनी भी हमारे पास में वैक्सीन होती हैं, उनका काम एक ही होता है। वो कोई केमिकल नहीं होता है वैक्सीन, उनका काम एक ही होता है। वो कोई ड्रग टाइप की नहीं होती है। उनका काम एक ही है कि बॉडी के अंदर जाके हमारे इम्यून सिस्टम की पावर को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, हमारी इम्यून सिस्टम की पावर को बढ़ा देता है। और सिंपल आपको पता होगा कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बाहर से आए हुए, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जितने भी वायरस, बैक्टीरिया, फंगस एंटर कर रहे हैं उनको मारने के लिए प्रेजेंट रहता है हमारी बॉडी के अंदर। जब उसकी पावर कम हो जाती है और बैक्टीरिया हावी हो जाता है हमारी बॉडी पर, बैक्टीरिया हो या वायरस हो या फंगस हो, हावी हो जाता है हमारी बॉडी पर, तो हमारी बॉडी में बहुत सारी अलग अलग टाइप की डिजीज़ जनरेट होती हैं। अगर हमारा इम्यून पावर अच्छा होता है तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस हमारी बॉडी का कोई भी नुकसान नहीं कर सकते हैं। तो जितनी भी ये जो वैक्सीन होती हैं ये इम्यून सिस्टम की पावर को इन्हांस करती हैं, उसकी पावर को बढ़ा देती हैं। इसके बारे में और आपको बहुत अच्छे से डिटेल में जानना है तो इम्यून सिस्टम पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस वीडियो को जाके वहाँ से देख लीजिए और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कि मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, मेरे इस चैनल पर कुछ वीडियोस और आती रहेंगी, 2 मिनट की, 4 मिनट की, 5 मिनट तक लास्ट ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। और वो वीडियोस रहेंगी जैसे कि बैक्टीरिया क्या होता है, वायरस क्या होता है, फंगस क्या होता है, मतलब वो वीडियोस जो रहेंगी वो आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करेंगी। तो उन वीडियोस को भी आप जरूर वॉच करें, आप जरूर उन वीडियोस को देखें, जिससे आपका बेस स्ट्रॉन्ग रहे, क्लियर रहे, और आपको क्लास लेने में या फिर इन फार्मा फील्ड में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, आगे आने वाले फ्यूचर में या अभी स्टडी के टाइम कोई प्रॉब्लम ना आए।
आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दो जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम जब भी नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे उससे पहले आपके पूछे गए क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।